हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है ठोस अवस्था, या उसको आप क्या कहते हो, सॉलिड स्टेट बोला जाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, अपना जो रसायन शास्त्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आप जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है आपकी। तो अपन पढ़ते हैं आज ठोस अवस्था के बारे में या सॉलिड स्टेट के बारे में। देखो होता क्या है बच्चों, एक होती है काइनेटिक थ्योरी जिसको बोलते हैं गतिज धारणा। तो गतिज धारणा के आधार पर जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके अवयवी कण हैं, उसके क्या अवयवी जो कण हैं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं, वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। और पदार्थ के गतिशील क्या, पदार्थ के जो है गतिशील जो कण होते हैं, उन गतिशील कणों के आधार पर ही पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, क्या इसकी जो भौतिक आधार पर ही पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो याद रखना, जो पदार्थ के जो भौतिक आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव्य और गैस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में, एक तो ठोस अवस्था पदार्थ की होती है, द्रव्य, और तीसरी गैस, ठीक है ना। तो इस पार्ट में अपन को किसके बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। द्रव्य के बारे में अपन थोड़ा सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, और फिर गैस के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, ठोस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो ठोस होते हैं, जो आपका क्या है, ये आपके ठोस हैं, ये आपके क्या हैं, द्रव्य हैं, और ये आपकी क्या है, गैस है, ठीक है। तो जो ठोस होता है आप 11th में भी पढ़ चुके हो, जिसके बाद में आप 6, 7, 8, 9, 10th से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हो कि जो ठोस होते हैं, ठोस में उनके जो अवयवी कण होते हैं, ठोस में जो उनके क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, पास होते हैं। कैसे होते हैं, पास होते हैं, बिल्कुल ही क्या होते हैं, पास में पाए जाते हैं। और पास होने के कारण ठोस के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है, जिसे बोलते हैं अंतर अवकाश, इंटर स्पेस, वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता है। और जो उसके अवयवी कण होते हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब में जो एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही इनका जो आकार होता है, क्या होता है, इनका जो आकार और जो इनका आकार, आयतन, शेप, सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है ना, निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ठोसों के जो ठोस जो होता है, उसमें उसके जो अवयवी कण होते हैं, वो अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास में होते हैं, उनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका आकार, आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरी बात, इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी डेंसिटी इसलिए क्योंकि इनका पैकिंग ऑफ अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल्स वो बहुत क्या होता है, एक दूसरे से अणु बंधे होते हैं, बहुत पास होते हैं, इसलिए इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना, जो ठोस होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होता है, इनके गलनांक, क्वथनांक भी निश्चित होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, उनके बीच में खाली स्थान नहीं होता है। और एक मॉलिक्यूल से दूसरे, इनके अवयवी कण, एक अवयवी कण से दूसरे अवयवी कण के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब में जो इनके बीच में अणुओं के मध्य में जो खींचने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी कारण तो ये अणु एक दूसरे से प्रबलता से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं द्रव्य। तो द्रव्य में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं।
अब दूर दूर होने के कारण क्या होता है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इनके अवयवी कण हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि पानी के बारे में आपने पढ़ाई है और जानते हुए ये पानी को हम जिस पात्र में रखते हैं वो उस पात्र का आयतन ले लेता है, लेकिन पानी का आकार निश्चित होता है। कभी आप कहते हो कि आज हमने इतना बड़ा पानी देखा, इतना ऐसा बड़ा पानी हमने देखा किया, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए वो अपना आकार निश्चित नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में देखो कोई चीज़ निश्चित तक कब रहेगी, जब उसके अणु बंधे रहेंगे एक दूसरे से, प्रबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मजबूत ज़्यादा, तभी तो वो अपने आकार और आयतन को क्या रखेंगे, निश्चित रखेंगे। लेकिन ये अपना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ये अपने आकार को निश्चित नहीं रख पाते। लेकिन आयतन निश्चित क्यों रख लेते हैं, उसका ये कारण है कि जब द्रव्य को हम किसी भी पात्र में डालते हैं तो उनको मजबूरन भी जितना द्रव्य आप में, जैसे आप ये 500 ml का गिलास है, आपने इसमें जितना पानी पटकोगे तो वो उसके हिसाब से 250 ml पटकोगे तो 250 ml आयतन बना लेगा, और 500 ml पटकोगे। क्यों? क्योंकि उसके जो अवयवी कण हैं, उसके जो अवयवी कण हैं वो दूर तो है, लेकिन इतने दूर भी नहीं है कि अपने आयतन को मेंटेन न कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो बंधे तो रहते हैं लेकिन कम मजबूती से। दूसरा होता है गैसेस। तो जो गैस होती है आप सभी जानते हो, गैस तो क्या है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए गैस की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो ना के बराबर होता है। दूसरा, इसमें डिफ्यूजन पावर बहुत ज़्यादा होता है। विसरण मतलब जानते हो, ठीक है ना, अवयवी कणों का सभी दिशाओं में फैल जाना, फ्री होना। अब फैलेंगे कब, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तभी तो वो सभी दूर एक दूसरे से फ्री होकर सभी दिशाओं में घूम जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब हम अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन वो फैलती कैसे है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्योंकि गैसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर होता है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। इसलिए याद रखना, इनका आकार आयतन कोई निश्चित नहीं होता है। गैस का ना तो कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है, क्योंकि गैस को आप अगर 5 लीटर की टंकी में जो 5 लीटर की आपकी टंकी है, उसमें अगर आप 2.5 लीटर भी गैस डलवाओगे तो वो 5 लीटर की जगह घेर लेगी। तो ना तो उसका कोई आकार है, गैस का कोई आकार नहीं होता है, ना ही उसका कोई आयतन है। ठीक है, क्लियर है? तो आप याद रखना, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है, इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है इससे, और इसमें ना के बराबर होता है। इसमें जो इसके अवयवी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में खाली स्थान बिल्कुल नहीं होता है, याद रखना। और इसके बीच में खाली स्थान काफ़ी होता है, इनके बीच में खाली स्थान ही खाली स्थान है, क्योंकि अपन इसी में ही तो घूमते फिरते हैं, जो बाहर घूमते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स अपन से टकराते रहते हैं। और याद रखना, इनके मॉलिक्यूल्स गति नहीं करते, मात्र कंपन करते हैं अपनी जगह पर। ठीक है ना, ये इसके मॉलिक्यूल्स गति कर सकते हैं और इसके तो फ्री होते हैं, गति करने के लिए कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि जो ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है ना, ये पदार्थ की 3 मेनली भौतिक अवस्था होती है। तो इनको पदार्थ में जो कण होते हैं उनकी गतिशीलता के आधार पर इसकी भौतिक अवस्था को ठोस, द्रव्य और गैस में अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो आगे आप देखिएगा, आगे अपन पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ठोस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस। तो देखो, आप ठोसों को मेनली 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में डिवाइड किया है? ठोसों को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोसों के बारे में आप सभी जान चुके हो। ठोसों की मेन चीज़ें क्या होती है? ठोसों के अणु बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं। याद रखना, बिल्कुल ही पास होते हैं। आप देखना, कोई भी ठोस उठा के देख लो, ये बॉट क्या होता है,
इसका देखो आप, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बिल्कुल पास पास है। याद रखना, ठोसों में संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता है। संपीडितता मतलब समझते हो, आप ठोस को दबा नहीं सकते हो। क्यों नहीं दबा सकते हो? कोई चीज कब दबेगी? वो तब दबेगी जब उसके अणुओं के बीच में खाली स्थान होगा। अगर उसके अणुओं के बीच में खाली स्थान नहीं होगा तो वो क्यों दबेगी? तो याद रखना, ठोसों में संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता, मतलब असंपीड होते हैं। ठोस को आप दबा नहीं सकते हो। ठोस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। इस कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो अपन इसी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ठोसों को दो भागों में बांटा है। जो ठोस है ना आपके, उन ठोसों को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों को रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा है। ठोसों को रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा है? आपके दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर? रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, अब वो कौन कौन से दो भाग है इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, एक है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जैसे कि देखो आप, होता क्या है, चीज तो एक ही होती है। आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा संगमरमर के पत्थर, क्या? संगमरमर, ठीक है ना। और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और जिससे हम लिखते हैं चौक, वो भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर टाइल्स वगैरह लगते हैं, आप सभी जानते हो, वो भी। और चौक जिससे हम लिखते हैं, दोनों है तो एक ही चीज है, ठीक है ना। है तो दोनों क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन संगमरमर का उपयोग अपनी जगह अलग होता है और चौक का उपयोग अपनी जगह अलग होता है। पदार्थ एक ही है लेकिन उसको दो कैटेगरी में बांट दिया है। तो संगमरमर क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है, जबकि चौक किसके अंतर्गत आती है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनकी कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी, इनके अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, कि जिसके कारण है तो चीज एक ही, लेकिन उनकी कणों की कुछ ऐसी व्यवस्था रही है जिसके कारण इसका वर्क कुछ अलग है काम, और इसका काम कुछ अलग है। तो वो क्या रही है कि ये क्रिस्टलीय क्यों कहलाया और ये अक्रिस्टलीय क्यों कहलाया, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है बच्चों, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो उसके रचक इकाइयां, ये लिखा है ना इसमें, रचक इकाइयां नियमित व क्रमिक व्यवस्था रखती है। मतलब इन ठोसों को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो अवयवी कण हैं, उनकी व्यवस्था जो होती है ना, वो क्या होती है? नियमित होती है। और उनका जो नियमित व क्रमिक, मतलब इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, वो बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे मान लो, आपने देखा ही होगा, ये कैटाइन है, ठीक है ना, ये एनाइन है, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, ये कैटाइन है और ये एनाइन है। फिर ये एनाइन है, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, ये कैटाइन है, ये एनाइन है और ये कैटाइन है, ठीक है। फिर ये कैटाइन, ये एनाइन, ये कैटाइन, ये एनाइन, ये कैटाइन और ये एनाइन। फिर ये एनाइन, ये कैटाइन, एनाइन, कैटाइन, एनाइन और कैटाइन, ठीक है। चलो, तो देखिए आप, अब क्रिस्टलीय ठोस, जैसे अपन ने ये किसका उदाहरण ले लिया? नमक का, NaCl का। किसका ले लिया? नमक। नमक एक क्रिस्टलीय ठोस है, आप सभी जानते हो, या फिर कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। अब इसमें रचक इकाइयां नियमित या क्रमिक व्यवस्था रखती है। नियमित का मतलब होता है, जैसे ये NaCl का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? NaCl का। तो मान लो कि ये जो Na है, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और जो Cl है उस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नमक के ये जो एक अणु है उस पे Na पॉजिटिव, यहाँ मतलब में पॉजिटिव मतलब Na समझ लो, और Cl मतलब नेगेटिव समझ लो। अब क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक नियमित व क्रमिक व्यवस्था रखते हैं। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इधर भी देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव,
या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एक नियमित या क्रमिक व्यवस्था रखते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो कैसा होता है, रेगुलर होता है। कैसा होता है, रेगुलर होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लंबे समय के लिए, ऐसे ही क्रमिक व्यवस्था में रखते हैं। जबकि अनियमित और अक्रमिक व्यवस्था का मतलब होता है, देखो आप इसमें जैसे आपका प्लास्टिक ले लो, ठीक है ना, चौक ले लो, और भी कई अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं आपके, तो उनका ऐसा होता है जैसे कि ये पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, लेकिन फिर बाद में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे कि फिर ये इधर नेगेटिव आया, ये सही आया पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, मतलब इनकी कोई जो रेगुलर अरेंजमेंट है ना, इनका लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है, थोड़े समय तक लिए, थोड़े समय के लिए, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चला, लेकिन फिर आगे जाके क्या होती है, इनकी जो व्यवस्था होती है ना वो अक्रमिक हो जाती है और अनियमित हो जाती है, मीन्स नियमित नहीं रहती है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ये अनियमित व अक्रमिक व्यवस्था रखते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो अवयवी कण होते हैं, जबकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसी व्यवस्था रखते हैं, नियमित व्यवस्था रखते हैं। कैसी रखते हैं, नियमित क्रमिक व्यवस्था रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं। ये थोड़े समय तक रखते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ही इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि इसमें जो रचक, रचक का मतलब होता है उस क्रिस्टल की रचना करने वाले कण क्या कहलाते हैं, अवयवी कण कहलाते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं। तो इनके रचक जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है थोड़े टाइम के लिए उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो उनके अवयवी कण है, जो बनाने वाले कण हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़े टाइम तक होता है। थोड़े टाइम के बाद में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गए और ये क्रिस्टलीय ठोस हो गए, ठीक है ना। दूसरा, इनका ये निश्चित गलनांक रखते हैं, इनका जो मिलिटिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब गलनांक का मतलब आप सभी जानते हो, जिस ताप पर कोई चीज गल जाए उसे, उसका हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो आपको सबको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उनके जो गलनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं निश्चित, उसका क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है, इनको बनाने वाले अवयवी कण है ना, उनकी जो व्यवस्था है वो कैसी है, नियमित है, क्रमिक है, एक अरेंजमेंट है, फिक्स है। इसलिए उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, उनके गलनांक, उनका जो मिलिटिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो ज्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है, थोड़े समय तक होता है, अक्रमिक होता है, कहने का मतलब अनियमित होता है। इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। मतलब में ठोस, जैसे कि कोई ठोस है, मान लीजिए ये अगर 110 डिग्री सेल्सियस पर ही ये अपनी गलनांक वाली स्थिति में आएगा, मतलब में वो गलेगा, तो ये फिक्स है इसका। 120 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका गलनांक निश्चित होगा। जैसे हीरे का गलनांक अपना होता है वो फिक्स उसी पे ही गलता है, क्योंकि वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। तो हर क्रिस्टल का क्या है, एक निश्चित गलनांक होता है। क्यों, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था रखते हैं, जबकि इनका गलनांक निश्चित। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम गलाएं, अब प्लास्टिक को अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो वो क्या होगी, पहले पिघलेगी, फिर पिघल के धीरे 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 फिर क्या होगी, वो फिर जाकर वो गलेगी। लेकिन याद रखना उसका जो पिघलने की जो रेंज होगी, गलने की, वो अलग अलग टाइम पर उसका टेम्परेचर फिक्स अलग अलग होगा, मतलब एक सा टेम्परेचर नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों का टेम्परेचर निश्चित है, मतलब 110 पे अगर उसे गलना है तो वो 110 पे ही गलेगा। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है क्रिस्टलीय ठोस का। पहले वो 50 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पर, फिर 90 पर, 100 पर, ऐसे इसका टेम्परेचर बदलता रहता है। तो इनका गलनांक क्वथनांक ये निश्चित नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वास्तविक ठोस है, मतलब इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्या ट्रू सॉलिड क्यों है, अरे सही बात है, ट्रू सॉलिड इसलिए है ना, क्यों, क्योंकि इनके गलनांक क्वथनांक, इनके गलनांक भी निश्चित होते हैं। दूसरी बात, इनके जो अवयवी कण हैं, जो बनाने वाले कण हैं, वो क्या है, एक क्रमिक या रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं। जबकि इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आवासीय या अति शीतलित, मतलब स्यूडो सॉलिड या अति शीतित द्रव्य, मतलब में इसको सुपर कोइल्ड सॉलिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्रिस्टल क्यों कहते हैं, द्रव्य लिक्विड क्यों बोलते हैं, सुपर कोइल्ड लिक्विड इसलिए बोला जाता है। आपने अगर देखा होगा बच्चों की, अगर आप कोई 5, 7 या 8, 10 साल पुराना मकान है ना,
तो जो ये उनके शीशे देखना आप, उनके शीशे धीरे धीरे से ऊपर से जब नीचे आते हैं ना तो उनकी जो मोटाई है ना वो नीचे की तरफ बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे ऊपर से क्या पतले होते चले जाते हैं, तो मतलब में वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव्य कहते हैं। एक पॉइंट है, ये विषमदेशिक होते हैं और ये समदेशिक होते हैं। विषमदेशिक का मतलब क्या होता है, जिनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमदेशिक औलाद। और जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समदेशिक कहलाते हैं। तो देखिए ये विषमदेशिक कैसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसके भौतिक गुण क्या है, अलग अलग, देखो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। अब अलग अलग दिशाओं में देखो, आप इस डायरेक्शन में जाओगे माइनस, इस डायरेक्शन में जाओगे प्लस माइनस प्लस, इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस माइनस, तो सभी दिशाओं में क्या है, अलग अलग है। इसमें जाओगे तो माइनस प्लस, इसमें जाओगे तो माइनस प्लस, इसमें जाओगे तो प्लस माइनस। तो मतलब में इनके सभी दिशाओं में जो भौतिक और जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं कि जो इनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ना वो दिशा परिवर्तन पर समान होते हैं। तो आप इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। इनको पेनी धार वाले हथियार से काटने पर, ठीक है ना, ये ठोस कटी सतह विरचक घटकों का निर्माण क्रम रखती है, मतलब इनको हथियार से काट देने पर भी ये अपनी क्रिस्टलीय अवस्था को बनाए रखते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है। और ये भी हमें याद रखना है कि ठोस निर्माण में भारी सतह भी नियमितता दर्शाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में ठोस निर्माण में भारी सतह, मतलब इनके बनाने वाले जो कण हो गए उनकी जो भारी सरफेस होगी वो नियमितता दर्शाएगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, इनमें नियमितता नहीं होती। ये कैसे होते हैं, अनियमित होते हैं। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आपके पास में शिवलाल की बुक है ही सही सब लोगों के पास में, उससे आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन सब जानते हैं कि आपके जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं इनके बारे में आप सभी जानते हो। जैसे हीरा आपका क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, NaCl आपका क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसके बाद में जितनी भी पॉलीथीन वगैरह होती है वो आपके सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। टेफ्लॉन, नायलॉन वगैरह ये सब अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। और ठीक है ना, जितने भी मेटल्स वगैरह ये बाहरी चीज़ जितनी भी होती है वो क्रिस्टलीय होती है। तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। अब अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के आधार पर ठोसों को कितने भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है बच्चों, तो आप शिवलाल की बुक से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अपन बॉन्डिंग बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में डिवाइड किया, अगली कक्षा में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा।